हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस राज क्लासेस। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लेकर के आए हैं। कुछ विशेष तरीके से आज आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अबाउट बताया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इनको सीखें और समझने का प्रयत्न करें। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भविष्य में कंटिन्यू मीन्स निरंतर या लगातार चलने वाला टेंस, टाइम या समय। नोट में यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, नोट में लिखा गया है कि इस टेंस के वाक्यों से कार्य का लगातार जारी रहना प्रकट होता है, पर कार्य के होते रहने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अबाउट आप सभी अध्ययन करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से नोट में यहाँ पर जो मैंने लिखा कि इस टेंस के वाक्यों से कार्य के लगातार जारी रहने का या प्रकट होना, लगातार जारी रहना प्रकट होता है, पर कार्य के होते रहने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कंटिन्यू जारी है, लगातार हो रहा है, परंतु कार्य के जारी होने का, कार्य के होते रहने का समय नहीं दिया होता है। एक बात। दूसरी बात, इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये बात आप अपने ध्यान में रख लें। अब इसकी पहचान है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा शब्द आता है या शब्द होता है, वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इतना आप समझ जाएं। या वहां पर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होता है या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया विल बी, शैल बी होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल पढ़ा था। वहां पर आप सभी ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा शब्द आता है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक क्रिया, वो विल बी और शैल बी होती है। हमने आपसे कहा कि इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। किस टेंस को? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। अब आइए, जैसा हम अनवरत पढ़ते आ रहे हैं, प्रत्येक टेंस का अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, तो इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको इसका रूल बताएं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो प्रथम रूल है, फर्स्ट रूल है, यहाँ पर लिखा गया इस टेंस में सामान्य रूप से आई और बी के साथ, जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और बी है, के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग किया जाता है। और अन्य जितने भी कर्ता होंगे, अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज किया जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। जितने भी अन्य सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको विल बी का यूज करना है। केवल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल बी का यूज करना है। ऐसा ही यूज आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर से आप समझ पाएंगे, सब्जेक्ट आपका आई और बी होगा तो आपको शैल यूज करना है, शैल बी यूज करना है। यदि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो आपको विल बी यूज करना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर आप समझ में होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस हमारा जो लिखा है, तो सेंटेंस हमारा लिखा है कि हम कल इस समय
फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा था कि जिन वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए शब्द, वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे रहे होंगे शब्द आया है, ये पता चल गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो जो खेलने का काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है, वही हमारा करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है हम। तो हम के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज किया गया वो बी है। बी के साथ हमने बताया कि शैल बी यूज की जाएगी हेल्पिंग वर्ब। पहले हमें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट हमारा हम है, हमने बी यूज किया। उसके बाद बी के साथ ये फर्स्ट पर्सन है तो शैल बी का यूज किया गया। अब हम क्रिया मेन वर्ब लिखेंगे, वर्ब तो खेलना क्रिया हो रही, खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है। प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी। तो यहाँ पर हमने प्ले में आईएनजी लगा दिया। अब क्या खेल रहे हैं, अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने फुटबॉल लिख दिया। कब खेल रहे हैं, तो इस समय खेल रहे हैं। और कब, कल इस समय। तो फुटबॉल दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम माने इस समय, और टुमारो मीन्स कल। फ्यूचर में कल की अंग्रेजी के लिए हमेशा टुमारो यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह कल एक निबंध लिख रहे होंगे। निबंध को लेख भी कहते हैं। तो लिख रहे होंगे, यहाँ पर रहे होंगे शब्द आया, क्लियर हुआ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वे। तो वे की अंग्रेजी दे होती है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और यहाँ पर गलती से शैल आ गया है, तो यहाँ पर आपको बिल का यूज करना है, उसके बाद बी लगाना है। तो दे शैल बी राइटिंग। राइटिंग मेन वर्ब है हमारी, राइट मीन्स लिखना, राइट में आईएनजी लगाना है, राइटिंग हो जाएगी। और एक निबंध, तो एन मीन्स एक और एसए मीन्स निबंध। यहाँ पर एसए का ई जो है ये ऑबेल है, इसलिए यहाँ पर एक की अंग्रेजी के लिए एन का यूज किया गया। तो दे विल बी राइटिंग एन एसए, और कल की अंग्रेजी के लिए टुमारो। मैंने आपसे बताया कि यहाँ दे हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, गलती से यहाँ टाइपिंग शैल हो गई तो आप विल का यूज करेंगे। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में शैल भी फिनिश ही हो चुका है, बिल्कुल समझ लीजिए। शैल का यूज कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन विल भी ही अक्सर यूज की जाने लगी है अब। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, माली बगीचे में गड्ढे खोद रहा होगा। तो यहाँ पर रहा होगा शब्द आया, इससे पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कौन गड्ढे खोद रहा है, खोदने का काम, जो काम को करेगा वो कर्ता कहलाएगा, अर्थात सब्जेक्ट। तो यहाँ पर माली, तो द गार्डनर मीन्स माली। माली हमारा थर्ड पर्सन है। यहाँ पर हमने क्या किया, विल बी का यूज किया। द गार्डनर विल बी, डिग मीन्स होता है खोदना। खोदना मेन वर्ब है, डिग में आईएनजी लगा दिया, डिगिंग हो गया। द गार्डनर विल बी डिगिंग, क्या डिगिंग कर रहा है, गड्ढा डिगिंग कर रहा है। गड्ढे को अंग्रेजी में पिट्स कहते हैं। और कहाँ डिग कर रहा है, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में। तो इन मीन्स में और द गार्डन मीन्स बगीचे। तो यहाँ पर द गार्डनर सब्जेक्ट हुआ, विल बी हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब हुई, और डिगिंग मेन वर्ब हुई, पिट्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और इन द गार्डन अदर वर्ड हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, किसान बैलों को खूंटे से बांध रहा होगा। अब यहाँ पर बच्चों ऐसा है, बांध रहा होगा, यहाँ पर बांधना हमारी मेन वर्ब है, और रहा होगा ये बता रहा है, शो कर रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, या इम्परफेक्ट टेंस है, या प्रोग्रेसिव टेंस है। और कौन बांध रहा है, तो किसान। किसान सब्जेक्ट है। हमने आपको कई बार बताएं कि जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा जितना बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया जाता है। आप वास्तव में ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपके समझ में बिल्कुल ही आसानी से, सरल तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि पहले आपको देखना है किस टेंस का सेंटेंस। रहा होगा शब्द आया है, पता चल गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो यहाँ पर बांधना देख रहे हैं, बांधना क्रिया हो रही है, लास्ट में बांध रहा होगा। क्या कौन बांध रहा होगा, तो किसान। तो जो बांधने का काम करेगा, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। किसान बांध रहा है तो द फार्मर लिख दिया जाएगा। और उसके बाद फार्मर, ये हमारा थर्ड पर्सन है।
तो इसके साथ बिल का यूज़ किया जाएगा, बिल बी का। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द फार्मर लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब बिल बी यूज़ की गई। बांधना मेन वर्ब हो रही है, तो टाई माने बांधना, TIE। टाई में ING जोड़ दिया गया तो TYING हो गया। द फार्मर विल बी टाइंग, क्या टाइंग? बैल को, तो बुल्स मीन्स बैल या ऑक्स मीन्स बैल, यहाँ पर बुल्स लिखा गया है। खूंटे से विद माने से, द पैक्स माने खूंटा या खूंटी, कुछ भी आप समझें, लेकिन यहाँ पैग मीन्स खूंटा। तो द फार्मर विल बी टाइंग बुल्स विद द पैग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सभी छात्र कक्षा में अपने प्रश्न हल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे हल कर रहे होंगे शब्द आया, क्लियर हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। हल करना ये मेन वर्ब है। कौन हल कर रहे हैं? सभी छात्र। तो जो काम को कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो सभी छात्र। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हुआ ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स लिख दिया गया। ऑल स्टूडेंट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज की गई विल बी। मेन वर्ब है हमारी सॉल्व मीन्स हल करना, सॉल्व में ING लगाना है मेन वर्ब में, तो सॉल्विंग हो गई। क्या हल कर रहे हैं? अपने प्रश्न हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि सभी छात्र, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो अपना अपनी अंग्रेजी डियर का यूज़ किया जाता है। तो अपना प्रश्न डियर क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, कहाँ हल कर रहे हैं? कक्षा में। तो इन माने में द क्लास मीन्स कक्षा। तो ऑल स्टूडेंट्स विल बी सॉल्विंग डियर क्वेश्चंस इन द क्लास। ये आपके समझ में पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस अवश्य ही आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमारा नेक्स्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसमें सिर्फ इतना ही करना है कि हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ नॉट यूज़ करना है, नॉट लगा देना है। और जैसे आपने पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया, ठीक उसी तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस को भी सॉल्व करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लगा देना है। यहाँ हमने लिख दिया है, आप देख पाएँ। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य में विल शैल के पश्चात अर्थात विल शैल के बाद नॉट लगाकर तब आपको बी लगाना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING इसमें भी आएगी, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप इसमें लगाएंगे। स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, I और B होगा आपका सब्जेक्ट। तो आपको हेल्पिंग वर्ब शैल नॉट बी यूज़ करना है। और यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा तो आपको विल नॉट बी यूज़ करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल है, वह परीक्षा में नकल कर रहा होगा। तो वह परीक्षा में नकल कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वर्ड दिया गया है नहीं, और रहा होगा शब्द आया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इससे पता चला कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। नेगेटिव वर्ड आया है नहीं, तो ये समझ जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस है। अब वह परीक्षा में नकल नहीं कर रहा है, तो आपने कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट लर्न किए होंगे। तो ये फ्यूचर है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपको अब इस सब्जेक्ट के बारे में बताना, तो अगर यदि आपको नहीं आता है तो ये एक अलग बात हुई, और आपको समझ में अवश्य ही आ रहा होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल बी लगा करके विल और बी के बीच में आपको नॉट यूज़ करना है। जैसे यहाँ आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, विल से लिखा है प्लस नॉट, तब भी आया है। तो ही विल नॉट बी, नकल करना की अंग्रेजी कॉपी होता है, कॉपी में ING ऐड कर दी गई तो कॉपिंग हो गया। ही विल नॉट बी कॉपिंग कहाँ? इन द एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा में। तो हो गया ही विल नॉट बी कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कॉपिंग हमारा मेन वर्ब है, इन द एग्जामिनेशन अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट कहें। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो रहा होगा रही होगी, यहाँ पर भी आया। शोर मचाना की अंग्रेजी होती, शोर मचाना मेन वर्ब हो रही है मुख्य क्रिया। लड़के यहाँ पर सब्जेक्ट हैं,
तो यहाँ पर लड़के प्लूरल हैं तो बॉयज़ लिखा गया। ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर विल नॉट बी यूज़ किया गया, बॉयज़ विल नॉट बी। शोर मचाना की अंग्रेजी मेक का नॉइज होती है। मेक मेन वर्ब है इसलिए इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, मेकिंग हो गया। बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज कहाँ? इन द क्लास, कक्षा में। इन माने में द क्लास मीन्स कक्षा। बॉयज़ हमारे क्या थे? प्लूरल थे। यहाँ पर नियम दिया गया है आई और बी के साथ शैल भी यूज़ करेंगे, से सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ना आई है और ना बी है, यहाँ पर बॉयज़ हैं, इसलिए विल नॉट बी यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्ड भी दिया गया है। यदि नॉट शब्द नहीं होता, नहीं इस वाक्य में नहीं आता तो हम विल भी केवल यूज़ करते, बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, नेगेटिव आने के रीज़न से। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मवेशी नदी पार नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर रहे होंगे शब्द आया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है मवेशी, तो मवेशी को कहते हैं द कैटल, कैटल मीन्स मवेशी। विल नॉट बी, यहाँ पर आई और बी सब्जेक्ट आता तो हम शैल भी यूज़ करते, नेगेटिव वर्ड आया इसलिए विल और बी के बीच में हमने नॉट यूज़ कर दिया। द कैटल विल नॉट बी। अब यहाँ पर पार कर रहे होंगे, तो पार कर रहे होंगे तो क्रॉस मीन्स पार करना, क्रॉस में आईएनजी लगा दिया गया तो क्रॉसिंग हो गया। तो द कैटल विल नॉट बी क्रॉसिंग, क्या क्रॉसिंग? नदी, द रिवर। तो द कैटल विल नॉट बी क्रॉसिंग द रिवर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वर्षा नहीं हो रही होगी, वर्षा नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव वर्ड नहीं आया है और रही होगी शब्द आया है और होना भी आया है। अब वर्षा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब कल आए या परसों आए या प्राकृतिक ऐसी चीज़ें आए, प्राकृतिक घटनाएं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, बरसात, जाड़ा, गर्मी आदि, तो ऐसे वाक्यों में कल के लिए तो हम इट का यूज़ करते हैं। तो इट विल नॉट बी, इट हमारा थर्ड पर्सन है, इट विल नॉट बी। यहाँ पर विल नॉट के बीच, विल बी के बीच में नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई। इट विल नॉट बी। वर्षा होना की अंग्रेजी रेन, रेन में हमने आईएनजी लगा दिया, रेनिंग हो गया। रेन नाउन है, लेकिन जब बरसात होना के लिए हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आईएनजी लगा करके हम इसको वर्ब बना लेंगे, रेन को ही हम वर्ब बना लेते हैं। तो इट विल नॉट बी रेनिंग। जैसे कहा जाए कि वह गाय दुहता है, तो यहाँ पर दुहना की अंग्रेजी नहीं है, वह गाय दुहता है तो ही मिल्क्स द काऊ करेंगे, क्योंकि उसी दूध को ही हम क्या बना लेंगे? वर्ब बना लेंगे, तो कर देंगे ही मिल्क्स द काऊ। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे फल पेड़ों पर नहीं लटक रहे होंगे, तो यहाँ रहे होंगे शब्द आया। इससे क्लियर हुआ कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब लटकना यहाँ पर मेन वर्ब हो रही है, फल हमारा सब्जेक्ट है, तो फ्रूट्स मीन्स फल, अधिक फल हैं, रहे होंगे लिखा है फ्रूट्स। अब ये थर्ड पर्सन है तो विल नॉट बी, फ्रूट्स विल नॉट बी हैंग माने लटकना, हैंग में आईएनजी जोड़ दिया गया, हैंगिंग हो गया। कहाँ लटक रहे होंगे? पेड़ों पर, तो ट्री ऑन माने पर, द ट्री माने पेड़, ऊंचाई पर है इसलिए ऑन लगाया गया, ट्री मीन्स पेड़। नेक्स्ट है हमारा हम एक भवन नहीं बना रहे होंगे, तो यहाँ पर बना रहे होंगे, बनाना की अंग्रेजी बिल्डिंग, खास करके भवन के लिए या किसी निर्माण कार्य के लिए। यहाँ पर बी, हम शब्द जो है ये हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमने बी लगा दिया। आप यहाँ देख पाएंगे बी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर शैल का यूज़ किया गया। मैंने आपको बताया था आई और बी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, शैल यूज़ किया मैंने, हेल्पिंग वर्ब बी शैल। अब ये नेगेटिव वर्ड आया है इसलिए यहाँ पर नॉट यूज़ किया गया बी के पहले, तो बी शैल नॉट बी हो गया। बना रहे होंगे, बनाना की अंग्रेजी बिल्ड, बिल्ड माने बनाना, बिल्ड में आईएनजी लगाया गया तो बिल्डिंग हो गया। क्या बिल्डिंग? एक भवन, तो यहाँ ए हाउस लिख दिया गया, हाउस माने भी भवन होता है। आप यहाँ ए बिल्डिंग भी लिख सकते हैं कि बी शैल नॉट बी बिल्डिंग आ बिल्डिंग, या बी शैल नॉट बी बिल्डिंग आ हाउस भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि आप मन से इनको पढ़ेंगे तो आपके समझ में अवश्य ही आएगा और आप इनसे अधिक लाभ उठाएंगे।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।